बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर बुशरा जबीन। आज का प्रोग्राम जनरल साइंस के कोर्स कोड 6404 के टॉपिक हीट, लाइट एंड साउंड के बारे में है। ये इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा है और इस प्रोग्राम में हम एनर्जी और उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में जानेंगे। आइए आगाज़ करते हैं एनर्जी के तारुफ़ से। एनर्जी क्या है? हर वक्त अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है, किसी न किसी चीज़ के मूवमेंट हो रही होती है जो किसी न किसी एनर्जी की वजह से हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ चल रही हैं, उनमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी, घर के अंदर जितने भी अप्लाइंसेस हैं या चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर फूड, हमें जो कुछ हम खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है, उसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं एनर्जी की, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ अंदाज में फ़ायदा उठाते हैं। अब यही एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ अंदाज में यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो ये जो सोर्सेज हैं ये कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को, और हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ सोर्सेज से इसको कंज्यूम करते हैं। इन तमाम ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे अगर हम एनर्जी की तारीफ़ को देखें तो इट इज़ द प्रॉपर्टी और एबिलिटी टू प्रोड्यूस चेंज इन इटसेल्फ या फिर इन्वायरमेंट में। यानी एनर्जी एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए जो किसी भी चीज़ की एक खुसूसियत है, यानी एबिलिटी है, जो वो चेंज उसके अपनी ज़ात के अंदर ला सके या इन्वायरमेंट में अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में ला सके। जैसा कि फ्यूल है, गाड़ी के इंजन में एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है। जैसा कि हम कोई भी खुराक खाते हैं तो उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो हम मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, चलने फिरने या कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उस जो भी हम इनटेक कर रहे होते हैं या जो भी फ्यूल है या जो हम खा रहे होते हैं उनसे कन्वर्ट होके क्रिएट हो रही होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मैनी फॉर्म्स, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम चलने के लिए जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। हम किसी पोजीशन पे बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। थर्मल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो उसके अंदर किसी चीज़ को हीट देने में इस्तेमाल होती है। तो इसलिए एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम में हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। अब एक और चीज़ जो एनर्जी से हम करते हैं वो है वर्क। आम अल्फाज में इसको हम कहेंगे काम। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जो एनर्जी यूज़ होती है वो वर्क डन करने में यूज़ होती है। जैसा कि अगर आप देखें डेफिनेशन के हिसाब से कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है। जैसे किसी बॉक्स को हम ड्रैग करके पुश या पुल की फोर्स से लेके दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लगती है? फोर्स। तो वो फोर्स या वो ताकत जो डिस्प्लेसमेंट करे, यानी कुव्वत लगाने से दूसरी चीज़ की पोजीशन चेंज हो जाए, वो उसका वर्क कहलाती है। इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में या डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वर्क डन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स क्या है? यहाँ पे फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं और D को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो फार्मूला के हिसाब से अगर देखें तो वर्क डन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे W क्या है? वर्क डन। F क्या है? फोर्स अप्लाइड, जो आप किसी न किसी फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, और D क्या है? डिस्टेंस, जो कि वो कवर करता है फोर्स अप्लाई करने के बाद। जैसा कि आप किसी चीज़ को पुश या पुल करते हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो अब फोर्स जो आपने खींचने के ज़रिए या पुश करने के ज़रिए अप्लाई की, वो उसने उसकी पोजीशन चेंज किया, उसने ट्रैवल किया है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो डैट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, इसलिए कि अगर आप इतने इर्द गिर्द देखें तो कायनात के अंदर हर काम किसी न किसी एनर्जी की वजह से हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी बॉल फेंकते हैं किसी दीवार पे या उसके अंदर कोई अरेंजमेंट आती है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इसके अंदर जो हम जनरल टाइप्स को देखते हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी, जो मशीनरी के थ्रू होती है। केमिकल एनर्जी, जो यूजुअली केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोवाइड हो रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट हो रही है। न्यूक्लियर एनर्जी, और ये चंद इकसाम हैं जो मैंने आपकी डेली लाइफ से बताए हैं। इसके अलावा भी एनर्जी की बहुत सी फॉर्म हैं जो प्रोवाइड होती हैं और जिनकी बेसिस पे हम कायनात का सारा निज़ाम चल रहा है।
अब इन फॉर्म्स में हम कुछ फॉर्म्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी मेन एनर्जी की टाइप्स हैं उनके डिटेल के बारे में जाएंगे। तो सबसे पहले एनर्जी की जो फॉर्म है वो ये है कि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है। ये हमेशा याद रखिए कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। अब जिस से एनर्जी जाती है उसके सिस्टम की एनर्जी हमेशा डिक्रीज़ होती है, और जिस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसमें हमेशा एनर्जी इंक्रीज़ होती है। सो ओवरऑल टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ये एनर्जी किसी जगह कम हो जाती है और जिस जगह पे ट्रांसफ़र होती है वहाँ पे उसकी मिकदार में इजाफा हो जाता है। सबसे अहम जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मतलब डायनामिक, मूव करने से, यानी जैसा कि आप किसी बॉल, हॉकी के ज़रिए किसी बॉल को क्लिक करते हैं तो आप क्या करते हैं, उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस करती है। इसी तरह आप बॉल को दीवार के साथ फेंकते हैं, वो भी बाउंस बैक करती है। इसके अलावा बहुत सारी और फॉर्म्स हैं जिसमें आप फोर्स अप्लाई करने के बाद जो है वो एनर्जी को चेंज करते हैं। तो होता यह है कि इससे वर्क डन होता है, और वर्क क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सिस्टम, यानी या तो सिस्टम से इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करता है या इन्वायरमेंट से सिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से देखें तो वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो अभी हमने वर्क डन की डेफिनेशन की है। तो काइनेटिक एनर्जी में ये फोर्स क्या होगी कि उसके अंदर चेंज लाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बॉल की एग्ज़ाम्पल बताई है कि बॉल जो है वो किक करने से, उसके फोर्स करने से उसके अंदर एनर्जी गेन होती है, और वो एनर्जी जो किक करने से या फोर्स करने से उसके अंदर स्टोर होती है वो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करती है। तो वो ये क्या हुई, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, यानी वो एक स्टैटिक पोजीशन में था और फोर्स अप्लाई करने से उसने मूव करना शुरू कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी को यूजुअली अगर हम उसके फार्मूला के लिहाज से देखें तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज होती है, और साउंड एनर्जी में भी चेंज होती है। तो यही डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ही हमारे टॉपिक का हिस्सा हैं जिसमें हम हीट, लाइट और साउंड को डिटेल में देखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी के जनरल फार्मूला की तरफ आते हैं। अगर हम इसके जनरल फार्मूला को देखें तो ये होता है एक VF, यानी फाइनल वेलोसिटी, यानी जिसके साथ किसी भी चीज़ ने डिस्प्लेस किया, इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ V0, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर, प्लस A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड S स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन को का स्क्वायर लें तो आंसर विल बी VF स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस 2AS। अगर हम इसमें से AS की वैल्यू निकालें, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है, तो डैट विल डिपेंड अपॉन इट्स फाइनल वेलोसिटी, यानी VF माइनस V0, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इट्स मीन जो टोटल वर्क डन हो रहा है डैट इज इक्वल टू M इंटू A। यहाँ पे अगर हम A की वैल्यू निकालें तो डैट विल बी इक्वल टू V फाइनल यानी V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 2। तो ओवरऑल वर्क डन यूजुअली क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर VF, यहाँ पे क्या है फाइनल, यानी जो फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी है माइनस उसकी इनिशियल एनर्जी, डैट इज़ हाफ mv0 स्क्वायर। तो ओवरऑल जितने भी फार्मूलाज के थ्रू हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज या वर्क डन ऑब्जर्व करते हैं वो इसी फार्मूला से करते हैं, डैट इज़ हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल, यानी उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी माइनस उसकी इनिशियल एनर्जी। तो जाहिर है जो आखिर में एनर्जी है उसमें से जब इनिशियल माइनस करेंगे तो डैट विल बी टोटल चेंज इन एनर्जी, जो कि उसके किसी भी एक्शन की वजह से आया होगा। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी एक और काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक है, वो है वर्क काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है।
तो अगर वर्क डन बाय ए नेट फोर्स हो रहा है यानी सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी, वो इंक्रीज होगी। दैट विल बी वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स क्या है, m इंटू ए, मैस इंटू एक्सेलरेशन एंड प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो मैस है वो कॉन्स्टेंटली जो चेंज हो रहा है दैट इज़ रिमेन सेम, यानी उसके अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, क्वांटिटी ऑफ फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। तो एट दैट स्टेट न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है वो अप्लाई होगा एंड वर्क डन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स जो होगी यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू W, क्योंकि फोर्स ओवरऑल अप्लाई नहीं हो रही ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो वो जो अगेन वो डिपेंड किस पे करेगा, उसकी वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन पे। अब देखते हैं इसकी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो है पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी जो है वो हरकत करने से क्रिएट होती है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से क्रिएट होती है, यानी कि वो कुछ पोजीशन पे मौजूद है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पे मौजूद है तो उसकी एक ख़ास एनर्जी होती है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से। फॉर एग्जांपल वही जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में डेफिनेशन देखी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन पे रहती है, अपनी जगह चेंज नहीं करती। क्यों? अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी देर कोई बॉल एक जगह रखी है तो वो उसी जगह रहती है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। तो वो जो एनर्जी जो उसको उसी जगह पे रखने पे फोर्स करती है, उसकी एक वजह उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी पोजीशन को बरकरार रखने में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एंड ट्रैवल सम डिस्टेंस। जब भी हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप फोर्स ही नहीं अप्लाई करेंगे तो इन दैट सिचुएशन द पोजीशन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो एट दैट टाइम व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज़ एट मैक्सिमम। हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब है उसके अंदर मूवमेंट हो रही है और उसकी पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और जब पोटेंशियल एनर्जी है वो क्योंकि पोजीशन की वजह से है और कोई चीज़ मूव नहीं कर रही तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो ये दोनों एनर्जीज़ हमारे साथ हमेशा साइड बाय साइड चलती हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन को देखते हैं। The energy that an object has a result of its position in the space near the surface of earth is called gravitational potential energy। इसको अगर हम फार्मूला के तहत देखें तो अगेन वर्क डन वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन अगर हम फोर्स को ग्रेविटी की टर्म में देखें जो वो है इक्वल टू mg के, यानी मैस इंटू ग्रेविटी। तो अब यहाँ पे अगर आप फोर्स की जगह ये mg की वैल्यू पुट करें तो देन टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू mg इंटू h या d, ये दोनों एक ही तरह की टर्म्स हैं जिनको हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू mg इंटू डिस्टेंस, इनिशियली डिस्टेंस यानी जिसको यहाँ पे HI से डिनोट किया है, माइनस फाइनल डिस्टेंस यानी जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है या जो पोजीशन चेंज हुई है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं उनको नोट करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो टोटल वर्क डन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज़ mghi माइनस mghf, यानी इनिशियल एनर्जी या वर्क डन माइनस फाइनल एनर्जी वर्क डन। ओवरऑल हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो क्वांटिटी यहाँ पे mg है दिस इज़ द एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्वाइट डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये पोजीशन की वजह से होती है। तो वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, mass, force of gravity and distance traveled by applying force। एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें केमिकल एनर्जी है, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि ऑलरेडी जब एक
चीज़ किसी पोजीशन पे मौजूद होती है तो उसकी स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी होती है। फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी है जो ऑल टाइम अर्थ के ऊपर हर चीज़ की पोजीशन की वजह से वो फेस कर रहा होता है। और लास्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैं जो कि उनकी पोजीशन की वजह से एग्जिस्ट करती हैं। अब आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि इस लेक्चर के आगाज़ में भी मैंने आपको बताया कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन या उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। यानी टोटल एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ हो जाती है। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक फुटबॉल है, अगर आप देखें कभी तो फुटबॉल को जब आप किक करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो भी रुक जाता है। ये नहीं कि एक कॉन्स्टेंटली वो मूव ही करता रहे और वो कॉन्स्टेंटली स्पीड के साथ ही जाता रहे। और इसी तरह अगर एक चीज़ किसी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रही है तो भी उसकी पोजीशन वो चेंज होगी जैसे ही आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ कि जब काइनेटिक एनर्जी या बॉल की मूवमेंट है, जितनी फोर्स आपने उसको दी वो एनर्जी जब तक उसके अंदर मौजूद थी वो उसको हरकत करने में मदद देती रही। जब वो एनर्जी ख़त्म हो गई, अब वो ख़त्म कैसे हुई, वो रेजिस्टेंस जो उसे सरफेस के ऊपर फ़्लो करने में फेस करना पड़ रही थी, या इसके अलावा जो उसके मुख्तलिफ मूव करने में एनर्जी लग रही है वो उसमें यूज़ हो गई। जितनी फोर्स अप्लाई की वो मूव करने में और रेजिस्टेंस को फेस करने में यूज़ होगी, और जब वो एनर्जी ख़त्म हो गई तो वो बॉल रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक इनिशियल एनर्जी से लेके वर्क जो फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो वर्क डन में यूटिलाइज हो गई है। क्या करने में, मूव करने में, उस ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज़ इक्वल टू पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी डिस्टेंस के बाद भी तो वो रुक गया ना, पहले भी स्टैटिक पोजीशन में थी बॉल, फोर्स अप्लाई की, उसने मूव किया, वो जो फोर्स अप्लाई की वो एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हुई, और दोबारा से जब वो एक पोजीशन पे स्टेबल हो गया तो दैट इज़ फाइनल। तो टोटल वर्क डन इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी किक करने से पहले और पोटेंशियल एनर्जी बॉल को किक करने के बाद। तो ओवरऑल क्या हुआ कि एनर्जी कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वही काइनेटिक एनर्जी बाद में पोटेंशियल एनर्जी में दोबारा से कन्वर्ट हो गई। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि दो टाइप्स की एनर्जीज़ हैं, एक है कंजर्वेटिव और एक है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एनर्जी वो है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि नॉन कंजर्वेटिव उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है कि वो किस पोजीशन पे मौजूद है। तो ये दोनों एनर्जीज हमेशा साइड बाय साइड चलती हैं। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। द वर्क डन इन अ सिस्टम इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें एनर्जी कंजर्वेटिव होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट में चेंज होती है। तो अगर हम देखें तो पोटेंशियल जिस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओवरऑल एनर्जी इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट किस लिए कि जितनी ही पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी और ये जो हाफ एम वी स्क्वायर का फार्मूला हमने डिराइव किया था वो है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम इनमें से दोनों स्टेट को नेगेटिव वाले को इस तरफ लेके आए इक्वेशन के तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल स्टेट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट अ फाइनल स्टेट। यानी इनिशियली किसी भी बॉल को जैसे किक करने से पहले जो उसकी टोटल एनर्जी थी दैट इज़ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, and after at final stage that is always equal to its total sum जो है वो एनर्जी का फिर भी एक दूसरे के इक्वल रहेगा। The total mathematical energy in an isolated system remains constant. It is just converted from one form to an other form, and this is law of conservation of energy. That energy is conserved, यानी स्टोर्ड कर ली गई है और एक ही फॉर्म में रख ली गई है, और वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब हम इस एनर्जी की एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है पेंडुलम की एग्जांपल। यानी कोई भी सस्पेंडेड बॉल है, किसी एक पॉइंट से वो सस्पेंडेड है और वो कॉन्स्टेंटली मूव करती है। अगर सेंट्रल पोजीशन में देखें तो ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है, और ये उसकी पोजीशन ए है और ये उसकी पोजीशन बी है। तो अगर हम देखें तो ये दिस इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड,
एट पॉइंट ए इट इज़ एट कांस्टेंट स्टैंडिंग पोजीशन। जब हम इसको किसी न किसी एनर्जी के ज़रिए, जब तक ये इस पोजीशन में है देन इट इज़ एट इक्विलिब्रियम और इसकी एनर्जी नियरली इक्वल टू 0 है। अब जैसे ही हम मूव करते हैं तो बॉल बैक एंड फोर्थ दोनों डायरेक्शंस में मूव करना शुरू करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम इस बॉल को क्लिक नहीं करते एट पॉइंट 8 काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल टू 0 हैं। काइनेटिक एनर्जी का वैसे क्या रूल है, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये मूव करेगी, मूव करने से कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी, काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज़ इक्वल टू हाफ mv²। जबकि पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब ये स्टैटिक पोजीशन में है, ठीक है, दैट इज़ mgh। तो ओवरऑल ये जो पेंडुलम की मूवमेंट है इसमें ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करता है। सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू 0, वाइल व्हेन इट इज़ मूविंग हाइट के हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है और इसकी लेंथ चेंज होती है, तो उस टाइम हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं। सो ओवरऑल टोटल एनर्जी when it is at constant state that is equal to its potential energy। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, एट इक्विलिब्रियम काइनेटिक एनर्जी 0। सो टोटल एनर्जी क्योंकि सम है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, तो हम ये कहेंगे कि एट स्टैटिक पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 0। सो टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर ये मूव कर रहा है और ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो तब उस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv²। तो जब इट इज़ मूविंग, जब ये मूव कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू 0। तो एट दैट स्टेट जब ये मूव कर रहा है टोटल एनर्जी अगेन इक्वल किसके होगी, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो गई है, 0। सो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ स्टैटिक स्टेट में है, एक जगह पे रुकी हुई है, यानी ये जो पेंडुलम एक जगह पे रुका हुआ है, तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। और जब ये पेंडुलम मूव कर रहा है यानी दूसरी पोजीशन B या C पे है, तो उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो देन एट दैट टाइम टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv², दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। एक और एनर्जी की फॉर्म है हीट एनर्जी। नाम से ही जाहिर है कि ये हीट कंटेंट को मेजर करती है, यानी किसी भी कंटेंट के अंदर उसका जो हीट कंटेंट है या उसकी जो वार्मथ है, या इसको समटाइम थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है, कि उसके टेम्परेचर के हिसाब से उसकी जो सिस्टम की एनर्जी है उसको हम हीट एनर्जी के हेडिंग में लेते हैं। यूजुअली ये 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल एंटिटीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो अगर आप देखें, अगर आप अपने हाथों को किसी ठंडे बर्तन में रखें तो आपके हाथ जो हैं वो हमेशा कूल डाउन हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप वार्म जगह पे रखें तो वो वार्म हो जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि हीट ट्रांसफ़र होती है वार्म सरफेस से आपके हैंड्स पे, जिसकी वजह से वो वार्म हो जाते हैं, या अगर आप कोल्ड सरफेस रखते हैं तो आपके हाथों की जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उस सरफेस में और आपके हैंड्स कूल डाउन हो जाते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपने कभी देखा है कि किसी जगह पे आग जल रही हो, जैसे कैंपिंग वगैरह में जाएं, तो वहाँ पे जब आग जल रही होती है तो वहाँ पे इर्द गिर्द लोगों के चेहरे जो हैं वो यूजुअली ब्लश रेड हो जाते हैं और वार्म अप हो जाते हैं। हालांकि वो डायरेक्टली तो इन कांटेक्ट नहीं होते, और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आग के पास बैठे भी नहीं होते, थोड़े फासले पे होते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। और फिर इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती हैं, जैसे कि टोस्टर वगैरह है, इन सब के अंदर भी ये रेड हॉट हो जाते हैं, हालांकि नॉर्मली ये इनका टेम्परेचर ये नहीं होता। तो ये क्या है, फेज चेंज हो जाती है। सो दिस रेडनेस इंडिकेट्स दैट देयर इज़ हीट एनर्जी, चाहे वो आग से आ रही है, चाहे वो आपको इलेक्ट्रिसिटी से आप इलेक्ट्रिक रॉड गर्म कर रहे हैं वो रेड हो रहा है। तो ये सारी फॉर्म्स में ये कौन सी एनर्जी आती है, हीट एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी है दैट इज़ द मैकेनिकल वर्क डन विच इज़ पोजेस्ड बाय रबिंग हैंड। क्या होगा, जब हैंड्स रब कर रहे थे तो वो मैकेनिकल फोर्स से क्रिएट हो रही थी। दूसरी तरफ जब वो बर्निंग के थ्रू या बिजली के थ्रू जो एनर्जी क्रिएट हो रही थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हो रही थी। लेकिन इन सब के अंदर असल में कौन सा कॉन्टैक्ट था, वो था हीट का। The matter is composed of extremely small particles
ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में देखा था काइनेटिक एनर्जी की थ्योरी जब हम कर रहे थे, तो काइनेटिक थ्योरी में क्या था कि एवरी मॉलिक्यूल या एवरी पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। तो इस कॉन्स्टेंट मोशन की वजह से भी हीट एनर्जी क्रिएट होती है। अब ये हीट एनर्जी उसकी मोशन की वजह से जो क्रिएट होती है वो उसके अंदर रैंडमनेस लाती है, और जितनी ज़्यादा मोशन होगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिक हीट की तरफ। द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of a given substance by some amount varies from one substance to another. For example, अगर हम देखें कि 1 किलोग्राम वाटर है और उसको हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, तो यूजुअली 4186 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट है, यानी किसी भी चीज़ के 1 किलोग्राम का दर्जा हरारत 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या जितना टेम्परेचर हाई करने की ज़रूरत होगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और ये जो स्पेसिफिक हीट है ये डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, और हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है। और यूजुअली हम इसको जो डिनोट करते हैं वो C से डिनोट करते हैं। दिस C स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट। Q क्या है, इसका हीट कंटेंट है, डैट इज़ ट्रांसफर्ड, जो कि उसके अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इंडिकेट होगा। एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय m mass of that substance and delta T is the change of temperature, क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जो चेंज होगा डैट इज़ कॉल्ड डेल्टा T। सो हीट को हम वैसे भी मेजर करते हैं, लेकिन यूजुअली स्पेसिफिक हीट की टर्म्स में मेजर किया जाता है, डैट इज़ C इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T। इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने एनर्जी के बारे में जाना, वर्क और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखा कि किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और पेंडुलम की एग्जांपल से हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरे में कन्वर्ट होने और एक दूसरे को मुतासिर करने के बारे में जाना। और लास्ट में हमने हीट एनर्जी के बारे में देखा कि डिफरेंट सोर्सेज से किस तरह हीट एनर्जी क्रिएट होती है, और स्पेसिफिक हीट का फार्मूले के बारे में जाना, विच वाज इक्वल C इज़ इक्वल टू Q ओवर m डेल्टा T। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।